हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज़ में सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और अपना चैप्टर है गमन एवं संचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का आज हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत ही शानदार कंटेंट जाना था कि किस प्रकार के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ओल्ड पेपर जो थे उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो भी आपके सामने रखे थे। आज का पार्ट जो सेकेंड है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो समय को ख़राब किए बगैर जल्दी से ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ जाइए और पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है, ताकि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार का रहा, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, प्रत्येक टॉपिक में आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, वो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। तो जुड़िए आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी अग्रपाद की एक अस्थि है। देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, पूरा रीड आउट करना है। कौन सी अग्रपाद की एक अस्थि है। अग्रपाद यानी किसकी बात कर रहा है, अगला हाथ की अस्थि की बात कर रहा है। ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, देखो पहले तो ये लिखा हुआ CPMT 1991, यानी CPMT 1991 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमरस है, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और पूछ रहा है किसकी बात कर रहा है, ये अग्रपाद की बात कर रहा है, यानी हाथ की बात कर रहा है। तो चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट बैठेगा अग्रपाद के लिए। तो देखो क्या क्या लिखा है, ह्यूमरस है, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है। यदि आपने चेकर बोर्ड को अच्छे से तरीके से, स्केलेटन सिस्टम के चेकर बोर्ड को यदि अच्छे से आपने पढ़ा है, समझा है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ, पहुंच गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमरस हो जाएगा। ये फीमर जांघ की अस्थि होती है जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है, और टीबिया फिबुला जो है ये भी किसकी अस्थि है, यानी पैर की अस्थि है। तो कौन से पाद की हो गई, ये पश्चपाद की हो गई। अगले ने हमें कौन से की पूछा है, अग्रपाद की। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमरस कर लेंगे, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्रगंडिका के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ये प्रगंडिका हो गया, बिल्कुल कर लोगे। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फीमर के सिर के जुड़ने के लिए कप की आकृति की गुहा। बिल्कुल देखो, फीमर जो है उसमें देखो इस प्रकार से आप फीमर का डायग्राम बना सकते हैं। ये फीमर वाला जो भाग है इसमें कप की आकृति को देखो, क्या कप की आकृति की गुहा जो होती है वो क्या कहलाती है, इस भाग की बात कर रहा है अगला। तो ऑप्शन में क्या रखा, एसिटाबुलम कहलाती है, ग्लिनोइड रंध्र कहलाती है, सिग्मोइड खांच कहलाती है, या फिर ऑब्ट्यूरेटर रंध्र कहलाती है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और फीमर के में किसकी बात कर रहा है, ये जैसे ये फीमर है और इसमें कप लाइक जो खांच जो बनी होती है इसकी बात कर रहा है, इस भाग की। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटाबुलम, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बड़े गौर से समझना है और याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो बिल्कुल बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और साथ साथ में बिल्कुल क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना है। देखो, बॉल एवं सॉकेट संधि में सबसे कम घर्षण होता है किसके द्वारा। बॉल एवं सॉकेट जो संधि होती है, जिसको आप कंदुक खलिका संधि के नाम से भी जानते हैं, देखो इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे कम घर्षण होता है किसके द्वारा, सिलोमिक तरल होता है, सिनोबियल तरल होता है, पेरिकार्डियल तरल पाया जाता है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर म्यूसिन पाई जाती है। बिल्कुल दिमाग लगाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। बॉल और सॉकेट की बात कर रहा है अगला, कंदुक खलिका संधि की बात कर रही है। इस प्रकार से कंदुक खलिका संधि होती है, ये इस प्रकार से पाई जाती है। ये खांच है जिसके अंदर ये गेंद के समान ये संरचना पाई जाती है। इन दोनों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए एक फ्लूइड पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन चार में से वो फ्लूइड कौन सा है जिसके कारण से इनके बीच में घर्षण कम हो जाता है। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोबियल तरल, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखना बच्चों, ये जो कंदुक खलिका संधि जो होती है, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, उनके बीच में एक तरल पाया जाता है जिसको किसके नाम से जानते हैं, सिनोबियल तरल के नाम से जानते हैं। और ये क्या काम करता है, तो आपको याद रखना है कि ये घर्षण को कम करने का काम करता है, चिकना तरल द्रव्य होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव के कपाल में उपस्थित अस्थियों की संख्या बताइए। सर जी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हम इसका आंसर दे देंगे। किसकी बात कर रहा है अगला, कपाल की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन में क्या टिकाया, 8 होती हैं, 12 होती हैं, 24 होती हैं, 16 होती हैं। तो बताइए कि कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं। जी हाँ, सही है। इसमें क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 8 अस्थियां किसके अंदर पाई जाती हैं, कपाल में पाई जाती हैं। चलो बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन, मानव के अग्रपाद में उपस्थित अस्थियों की संख्या बताइए। देखो अग्रपाद में पूछ रहा है, ऑप्शन में आपके पास में रखे हैं 30, 32, 35, 40। अग्रपाद में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? और अग्रपाद का नाम आते ही आपके समझ में आना चाहिए अगला किसकी बात कर रहा है, हाथ की बात कर रहा है। और पश्चपाद का मतलब क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। तो चूज द करेक्ट आंसर, कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 होगा, 32, 35, 40। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 अस्थियां किसके अंदर पाई जाती हैं, अग्रपाद के अंदर पाई जाती हैं। देखो सुनो, एक हाथ की बात कर रहा है, अगला अग्रपाद के अंदर पाई जाती है। सुनो किस प्रकार से, देखो हम बात करते हैं अग्रपाद की, तो सबसे पहले अस्थि आती है ह्यूमरस, उसके बाद में एक रेडियस, एक अल्ना, तो कितनी होगी, 2। अब इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कलाई की, तो अपनी जो रिस्ट है, कलाई है, उसके अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 8 अस्थियां पाई जाती हैं। और स्टूडेंट याद रखना, ये जो 8 अस्थियां होती हैं 4-4 के 2 चक्रों के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम हथेली की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 5। और अंगूठे में कितनी होती हैं, एक अंगूठे में 2, और 4 अंगुलियां हैं, तो अंगुलियों के अंदर एक अंगुली में होती है 3, तो टोटल कितनी होगी, 12। अब काउंट करके देखो, यहाँ से शुरू करते हैं हम, 14 हो गया, और 5 19 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। इस प्रकार से अग्रपाद में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, एक अग्रपाद के अंदर 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो टोटल अग्रपाद में कितनी अस्थियां होगी, 60। बिल्कुल होगी, 2 से काउंट कर देंगे, सिंपल है। याद रखना बच्चों, इसी प्रकार से पश्चपाद में भी कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 30 अस्थियां पाई जाती हैं। लेकिन जो ये मैंने सूत्र सा बनाया है 1 2 8 5 2 12, वो वहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि जो टखना है उसमें 8 के स्थान पर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 7 पाई जाती हैं। एक होती है जिसको पेटेला के नाम से जानते हैं, जो किस में पाई जाती है, घुटने में पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से, लेकिन याद रखना अग्रपाद और पश्चपाद में 30-30 अस्थियां होती हैं। बताओ इस आरेखीय निरूपण के द्वारा अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से इसके द्वारा आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, किस अस्थि पर पटेलर खांच पाई जाती है, किस अस्थि के ऊपर पटेलर खांच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 फीमर, टिबिया फिबुलो या टिबियो फिबुला लिखा हुआ है, और फीचर की जगह आपको पढ़ना है फीमर। फीमर और टिबियो फिबुला के बीच में गर्त पाया जाता है उसमें, या फिर टार्सस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। किसकी बात कर रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना बनती है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आया है बच्चों। किस अस्थि पर पटेलर खांच होती है, तो याद रख लेना फीमर के ऊपर क्या पाई जाती है, पटेलर खांच पाई जाती है। बिल्कुल गजब क्वेश्चन सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो 7 नंबर, ग्रेटर ट्रोंकेटर किस में उपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रेटर ट्रोंकेटर किस में पाया जाता है, ह्यूमरस में पाया जाता है, रेडियस में पाया जाता है, अल्ना में पाया जाता है, फीमर में पाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने वाले हैं बच्चा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है, और अपना एक अलग से नोटबुक डाल लो, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो। एग्जाम के 1 या 2 दिन पूरी बुक का एक बार से फास्टली रिवीजन करो, और क्वेश्चन की फिल्म जो है, वो इमेज जो है, वो अपने माइंड में स्टोर कर लो, ताकि आपकी तैयारी और अधिक बेहतरीन बन जाए। समय कुछ ज़्यादा खराब नहीं होता। ये 50 से 60 मिनट जो हैं, वो यदि आप वास्तव में ही लगनता के साथ में लगाते हैं और सारे क्वेश्चन को पॉज करते हुए सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिखते हैं, तो तैयारी और अधिक बेहतरीन बन जाती है। और इन क्वेश्चन जो आपको लगे, ये जहाँ मैं ये बता रहा हूँ वेरी मोस्ट, तो आप नोट्स में भी वहाँ पर ये लिखेंगे वेरी मोस्ट हो जाएगा, तो आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो बच्चों, ग्रेटर जो ट्रोंकेटर होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, यह भी फीमर के अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, फीमर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेला ट्रसिका है, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मिला। सेला ट्रसिका है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है सेला ट्रसिका के बारे में, कि लंबी अस्थि का गर्त होता है, एक अस्थि के ऊपर उभार पाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि पीयूष ग्रंथि के क्षेत्र में क्रोटी में स्थित गर्त होता है। और अगला 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, पीयूष ग्रंथि के क्षेत्र में क्रोटी में स्थित एक उभार होता है। देखो क्या कह रहा है, क्रोटी में स्थित एक गर्त होता है, क्रोटी में स्थित एक उभार होता है, एक अस्थि के ऊपर उभार होता है, लंबी अस्थि का एक गर्त होता है। सेला ट्रसिका के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया हुआ है।
पीयूष ग्रंथि जो होती है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। सेला ट्रसिका की ग्रंथिका जो होती है उसमें मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि जो होती है वो लटकी रहती है। तो बच्चों याद रखना, ये जो सेला ट्रसिका होता है वो पीयूष ग्रंथि के क्षेत्र में क्रोटी में स्थित एक गड्ढा होता है, गर्त होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हूबहू है, सिर्फ फर्क तो क्या है? गर्त और उभार का। उभार पे मत चले जाना, एक प्रकार का गड्ढा होता है जिसको गर्त कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। बिल्कुल मज़ेदार क्लास। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो मानव में कोकिक्स कितनी कशेरुकाओं के संयोजन से बनता है? देखो हम किसकी बात करें? कोकिक्स की बात करें, कशेरुकाओं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है अगला कोकिक्स में, 3, 5, 4, 6। आपको कोकिक्स के बारे में बताना है कि वो कितनी कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने कशेरुकाओं के बारे में, यदि आपको ध्यान में हो तो यदि उसमें आप कर पाते हैं तो देखो 7 कशेरुकाएँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? ग्रीवा वाले प्रदेश में पाई जाती है। और 12 किस में पाई जाती हैं? पसली वाले भाग में पाई जाती हैं, वक्ष भाग में पाई जाती हैं 7 और 12। इसके बाद में 5 कहाँ पर पाई जाती हैं? पेट वाले भाग में पाई जाती हैं। और 5 कहाँ पर होती है? त्रिक में। और 4 कहाँ पर होती है? अनुद्रिक में। ये हो गई टोटल, देखो हो गई क्या? 33। देखो इधर से काउंट करके चलते हैं, 5, 9, 14 और फिर ये हो गई 26, 26 और 7 कितना हो गया? 33। हम जानते हैं मानव की रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। बिल्कुल, देखो ये आपके पास में सर्विक्स हो गया, जिसको गिरवा वाला प्रदेश के नाम से जानते हैं। कर लोगे आराम से। इस प्रकार से आपको बड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो ये 12 लिखा है इसके ऊपर लिख देते हैं TH, यानी थोरेसिक, वक्सीय भाग के अंदर पाई जाती है। इसके बाद देखो आपके सामने क्या रखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है तो इसको लुम्बर बोलते हैं, तो L के नाम से इसको निरूपित कर देते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? 5। तो देखो इसकी यदि हम बात करें तो ये शेक्रम वाला भाग होता है तो इसको S से निरूपित कर देते हैं। और कोकिक्स को किससे लिख देते हैं? C4 से लिख देते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार के फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः बता देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7, 12, 5, 5, 4। ये 7 वाला जो भाग होता है इसको सर्विक्स वाला भाग बोल देंगे। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? TH यानी थोरेक्स वाला भाग आ जाएगा। इसके बाद लंबर वाला या लुम्बर वाला आ जाएगा। और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यानी S लिखा हुआ है तो ये किसके अंदर आता है? ये सर्विक्स वाले भाग के अंदर आ जाएगा। और ये किसके अंदर आ जाएगा? कोकिक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया कशेरुकाओं का। तो आपको किसकी बात कर रहा है? कोकिक्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 कशेरुकाएँ इसके अंदर पाई जाती हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कशेरुक धमनी नाल किस में होती है? बहुत शानदार। देखो क्या कह रहा है अगला? कशेरुक धमनी नाल किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शन में क्या रखा है? देखो वक्ष कशेरुक होती है, कटी कशेरुक होती है, इसके बाद में त्रिक कशेरुक होती है, ग्रीवा कशेरुक होती है। और बात किसकी कर रहा है? कशेरुक धमनी नाल की बात कर रहा है, वर्टिब्रो आर्टियल कैनाल की बात कर रहा है। तो बच्चों इसमें सीधा मैं पहुंचता हूं करेक्ट आंसर के पास में। और यदि आपने इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए तो बताइए, इससे के साथ मिलाना है और बताना कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो ग्रीवा कशेरुक जो होती है उसके अंदर ये होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंश मेखला, श्रोणी मेखला पादों की अस्थियां क्या बनाती हैं? ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अंश मेखला, श्रोणी मेखला और पादों की जो अस्थियां होती हैं, अग्र और पश्चपाद, ये सारे के सारे भाग मिलकर किस कंकाल को बनाते हैं? आंतरांग कंकाल को बनाते हैं, इंटरनल स्केलेटन को बनाते हैं, आउटर स्केलेटन को बनाते हैं, एक्सेल को बनाते हैं, या फिर एब्डोमिनल को बनाते हैं, अनुबंधी कंकाल को बनाते हैं। तो बिल्कुल आपको बताना करेक्ट आंसर इसका अंदर क्या होगा? अंश मेखला, श्रोणी मेखला, पादों, और इसमें पादों की कौन सी बात करेगा अगला? अग्रपाद और पश्चपाद। ये सारे के सारे भाग मिल जाएं तो कौन सा कंकाल बनता है? तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे द करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन, यानी अनुबंधी कंकाल जो होता है, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन जिसको कहा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इलियम किसका भाग है? NCERT 1990 और CET यानी 1997 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलियम किसका भाग है? बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। इस टॉपिक से कुछ बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ये मेरा आपके साथ में दावा रहेगा। शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। सारा का सारा जो डाटा था इस टॉपिक का वो इसके अंदर आपको क्लास में मिल रहा है। तो डर किस बात की, देर किस बात की, बने रहिए क्लास के साथ में और जानिए अपनी प्रिपरेशन को। छोटी आंतर का भाग होता है इलियम, अंश मेखला का भाग होता है, फुफ्फुसीय मार्ग का भाग होता है, श्रोणी मेखला का भाग होता है। बिल्कुल पहचान कीजिए इलियम किसका भाग है। बिल्कुल बिल्कुल
हाँ, तो देखो याद रखना, ये जो श्रोणी मेखला जो होती है, जो कुल्ले का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? कुल्ले का निर्माण करती है। उसका भाग क्या होता है? इलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लिनोइड गुहा किस में पाई जाती है? ग्लिनोइड गुहा किसके अंदर पाई जाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ग्लिनोइड गुहा किसके अंदर पाई? बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। ग्लिनोइड गुहा किसके अंदर पाई जाती है? श्रोणी मेखला, क्रोटी, अंश मेखला, उरोस्ती के अंदर पाई जाती है। देखो CPMT 1991, MP PMT 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लिनोइड गुहा किस में पाई जाती है? यदि आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान नहीं है तो अपने नोट में लिखना है इसको। उरोस्ती जो होती है उसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? ग्लिनोइड गुहा के नाम से जानते हैं। और उरोस्ती को क्या कहते हैं भाई? स्टर्नम कहते हैं। जो कौन से भाग में पाई जाती है? वक्ष भाग में सामने की ओर पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, मानव के क्रोटी की अस्थियों के बीच में जो संधि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? देखो खोपड़ी जो है, कपाल, उसके अंदर हम 8 अस्थियों की बात कर रहे हैं। उन अस्थियों के बीच में संधि जो होती है, जॉइंट जो पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कह रहा है अगला? कब्जा संधि। कब्जा संधि जिसको कहा जाता है, सिनोबियल संधि कहते हैं, उपास्थि जात संधि कहते हैं, तंतुमय संधि कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, सीवन जिसको कहा जाता है, यानी तंतुमय जो संधि होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? कपाल की अस्थियों के बीच में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, एक्रोमियन प्रबंध किसका एक भाग है? MP PMT 1994-95 लगातार 2 साल ये क्वेश्चन आया था। एक्रोमियन प्रबंध किसका भाग है? कशेरुक दंड का भाग है, श्रोणी मेखला का भाग है, फीमर का भाग है, या फिर इसके बाद में अंश मेखला का भाग है? बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्रोमियन जो प्रबंध होता है वो किसका भाग होता है? एक बार फिर से देख लो, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? कशेरुक दंड है, श्रोणी मेखला है, फीमर है, अंश मेखला है। तो बताने का प्रयास कीजिए, एक्रोमियन प्रबंध किसका भाग है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कशेरुक दंड, श्रोणी मेखला, फीमर, अंश मेखला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी हाँ, अंश मेखला का भाग है। किसका भाग है? अंश मेखला का भाग है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमरस का सिर अंश मेखला के साथ किस संधि द्वारा जुड़ता है? CPMT 1996 में आया हुआ है ह्यूमरस जो है। अब ह्यूमरस का मतलब आप समझ गए होंगे, काफ़ी बार ये शब्द रिपीट कर दिया गया, जिसको प्रगंडिका के नाम से जानते हैं, जो किस में पाई जाती है? बाहु में पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है। इसका जो सिर है वो अंश मेखला के साथ में, अंश मेखला का मतलब कंधे के साथ में जुड़ता है। वो कौन सी संधि के द्वारा जुड़ेगा? कब्जा संधि के द्वारा, बॉल एवं सॉकेट के द्वारा, अचल संधि के द्वारा, या फिर पाइवोट संधि के द्वारा? आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अब देखो, आपको ऐसे अनुमान लगा करके पढ़ना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को राउंडेड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, राउंडेड घुमा सकते हैं। इसका मतलब देखो गोलाकार आकृति के रूप में एक चक्कर बना सकते हैं हम। इस प्रकार की संधि को बॉल एंड सॉकेट संधि कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? बॉल एंड सॉकेट संधि कहा जाता है, कंदुक खलिका संधि के नाम से जिसको जाना जाता है, जो किस में पाई जाती है? कोहनी की संधि। मैं सीधा प्रश्न दे दूं कि कोहनी की संधि कौन सी संधि होती है, तो आपको याद रखना है बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि हम हाथ को राउंडेड, इर्द गिर्द, दायां बायां कैसे भी घुमा सकते हैं। इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो बॉल और सॉकेट संधि के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, क्वेश्चन में जो पूछा गया, देखो या तो यूं पूछा जा सकता है कि कोहनी की जो संधि होती है वो किसके द्वारा बनती है। अगले ने क्या कहा? ह्यूमरस जो होती है वो अंश मेखला में जहां फिट होती है उसके बीच में कौन सा जॉइंट है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। चलो मजेदार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंडरा अस्थि किससे व्युत्पन्न होती है, बनती है? उपास्थि से होती है, अंतराली उत्तक से होती है, स्नायु से होती है, कंडरा से होती है? तो नाम से स्पष्ट है ये किससे बनती है? कंडरा से बनती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंतरासंधि बिंब किस में पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अंतरासंधि बिंब किस में पाया जाता है? हृदय की दीवार में पाया जाता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस में पाया जाता है, यकृत की दीवार में पाया जाता है, 2 कशेरुकाओं के बीच में पाया जाता है। बच्चों किसकी बात कर रहा है? अंतराबिंब किस में पाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये 1997 1999 में वो ये RPMT CPMT दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अंतरासंधि बिंब किस में उपस्थित होता है? तो बच्चों याद रखना, जब 2 कशेरुकाएं आपस में पाई जाती हैं, जुड़ती हैं, उनके बीच में जो संधि पाई जाती है उसको अंतरासंधि बिंब के नाम से जानते हैं। तो 2 कशेरुकाओं के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है या कौन सा भाग पाया जाता है? अंतराबिंब संधि पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, श्रोणी मेखला किससे बनता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। श्रोणी मेखला का निर्माण किससे होता है? इलियम से होता है, इलियम और इस्चियम से होता है, इलियम इस्चियम और प्यूबिस से होता है, इस्चियम और प्यूबिस से होता है। सर जी हमें चॉकलेट देने की आवश्यकता नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद कर लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो इस प्रकार से ये भाग पाया जाता है, और ये देखो भाग जो होता है इस प्रकार से
पाई जाती है श्रोणि मेखला। बच्चों श्रोणि मेखला का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये कुल्ले का निर्माण करने वाली मेखला है। और अंश मेखला का नाम आ जाए तो बच्चों किसका निर्माण करती है? कंधे का निर्माण करती है। ये जो कुल्ले का निर्माण करने वाली जो अस्थि होती है श्रोणि मेखला, इसके अंदर 3 हड्डियां एक के साथ पाई जाती हैं, एक समूह के अंदर पाई जाती हैं। देखो लेफ्ट एंड राइट के रूप में इस प्रकार से पाई जाती है, लेफ्ट एंड राइट के रूप में पाई जाती है। एक अस्थि 3 अस्थियों के समूह से मिलकर के बनी होती है जिनका नाम होता है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। याद आया? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये इसमें भाग में भी पाई जाती हैं और इस भाग में भी पाई जाती हैं, लेकिन तीनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको भी एक बोन के रूप में मानते हैं और इसको भी एक बोन के रूप में मानते हैं। तो बच्चों जो श्रोणि मेखला होती है उसके अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वैसे तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 हो गई, लेकिन ये जुड़ी हुई होने के कारण से, दाईं और बाईं होने के कारण से इसमें 2 मानते हैं। तो श्रोणि मेखला के अंदर कितनी अस्थियां हो गई? 2 हो गई। याद रख लोगे? बिल्कुल। अब आपको कमेंट में बताना है कि अंश मेखला के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। मैं कह रहा हूं श्रोणि मेखला के अंदर 2 अस्थियां पाई जाती हैं जो 3 अस्थियों के 2 समूह में होती हैं। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब आपको कमेंट में बताना है अंश मेखला के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। इससे बेहतरीन तैयारी करवाने का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, बहुत शानदार कंटेंट और डाटा आपके सामने रखा जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑनलाइन क्लासों के साथ में पहले जुड़िए, मैं आपको ये अनुमति देता हूँ। उसके बाद में आपको लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी आप अपना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके साथ में जुड़ना है, इतनी आपको छूट देता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एटलस और एक्सिस के बीच की संधि क्या कहलाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। एक बार फिर से एक बात तो आपको ये याद रखना है कि एटलस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, उसके बाद में तो हम जॉइंट तक पहुंच पाएंगे। अगला कह रहा है पाइवोट संधि होती है, सेडल होती है, कोणी होती है, कब्जा संधि होती है। देखो एटलस और एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखो कशेरुकाएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो आपको याद रखना कि गर्दन के पिछले वाले भाग में, गर्दन के पिछले वाले भाग में ऐसे देखो, हम एक आरेख निरूपण थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव का ये गर्दन वाला, ऐसे गर्दन वाला ये भाग हो गया, ये वाला जो भाग है वहाँ से निकलती है रीढ़ की हड्डी, यहाँ से निकलती है रीढ़ की हड्डी। इस प्रकार से गर्दन वाले भाग में देखो, ये ललाट वाला भाग हो गया, पेराइटल वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला जो भाग होता है गर्दन का, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल। और 2 उभार होते हैं इसलिए ऑक्सीपिटल द्विकोंडाइल होते हैं। बच्चों इस भाग से कशेरुकदंड निकलती है। इस कशेरुकदंड का पहली कशेरुका एटलस और दूसरी कशेरुका क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो अब डाउट क्लियर हुआ कि एक्सिस क्या है, एटलस क्या है। तो प्रथम और द्वितीय कशेरुका को एटलस और एक्सिस के नाम से जानते हैं। इनके बीच में जो संधि पाई जाती है उसको कहते हैं पाइवोट संधि। कौन सी संधि कहते हैं भाई? पाइवोट संधि के नाम से जिसको जाना जाता है। अब याद रख लोगे? बिल्कुल याद रखकर इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। कोराकोइड किसका घटक है? कोराकोइड किसका घटक है? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए गए। कोराकोइड किसका घटक है? अग्रपाद का, स्केपुला का, क्रोटी का, श्रोणि मेखला का। कोराकोइड की बात कर रहे हैं तो बच्चों याद रखना ये किसका घटक होता है? अग्रपाद का घटक होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। पसली और स्टर्नम के बीच में कौन सी संधि होती है? याद करना, पसली और स्टर्नम के बीच में बात करते हैं। देखो हम बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से। देखो अपने पास में क्या पाई जाती है? ये उरोस्थि हो गई, स्टर्नम वाला भाग हो गया, जो कहाँ पर पाया जाता है? यानी वक्ष गुहा के अधर भाग में पाया जाता है। पीछे वाले भाग में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं ये इसके पीछे है, रीढ़ की हड्डी वाला भाग है। ये पीछे से कशेरुकाएं पसलियाँ निकलती हैं, आगे आकर के किससे मिलती हैं? स्टर्नम से मिलती हैं। इस प्रकार से देखो पसलियाँ आती हैं पीछे वाले भाग से और आगे वाले भाग में किससे मिल जाती हैं? स्टर्नम से मिल जाती हैं। ऐसा समझा? ये देखो इस प्रकार का अपना क्या बन जाता है? पिंजरा बन जाता है, कंकाल पूरा का पूरा ऐसे बन जाता है। बच्चों पसली देखो इस प्रकार से, और स्टर्नम आपके सामने ये दिख रही है। स्टर्नम और पसलियाँ जो होती हैं वो आपस में सीधी नहीं जुड़ती हैं। स्टर्नम से जब पसली जुड़ती है तो पसलियाँ जो होती हैं वो उपास्थि के माध्यम से जुड़ती हैं। तो इनके बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? उपास्थि जात संधि पाई जाती है। इस प्रकार से देखो स्टर्नम, देखो ये वाला भाग स्टर्नम है, पीछे से जैसे ये पसली निकल के आई कशेरुकदंड से, जब जुड़ेगी तो किसके माध्यम से जुड़ेगी? उपास्थि के माध्यम से जुड़ेगी। किसके माध्यम से जुड़ेगी? उपास्थि, कार्टिलेज के माध्यम से। तो इस प्रकार की संधि को उपास्थि जात संधि के नाम से जानते हैं। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो मनुष्य का वक्षीय पिंजरा बना होता है। अब आप अपने कॉमन सेंस को यूज करना और बताना कि जो वक्षीय पिंजरा जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? पसली के द्वारा बनता है, कशेरुकदंड के द्वारा बनता है, तनुपुट के द्वारा बनता है। यानी ये 3 भाग मिलकर के बनाते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि पसली और तनुपट जो है, तनुपट को याद रखना बच्चों, इसको डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। ऐसा पट जो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करता है उसको डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। जहाँ से पेट अलग होता है वक्ष गुहा से, नीचे वाला जो विसिप्ट जो पाया जाता है उसको डायाफ्राम के नाम से जानते हैं, तनुपट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कशेरुकदंड, तनुपट और डायफ्राम स्टर्नम, पसलियाँ, कशेरुकदंड और स्टर्नम की बात कर रहे हैं। अब आप कॉमन सेंस यूज करो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और मनुष्य का वक्सीय पिंजरे की बातें कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य का वक्सीय पिंजरा किससे बनता है। देखो, थोड़ी देर पहले हम चर्चा करके गए हैं, पीछे वाले भाग में इस प्रकार से क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अदर भाग में देखो क्या मान लेते हैं, ये स्टर्नम वाला भाग हो गया। पीछे वाले भाग से ऐसे पसलियाँ निकलती हैं और इस वाले भाग में आकर के जुड़ जाती हैं। ऐसे होता है, इस प्रकार से निकलती हैं और आकर के किससे जुड़ जाती है, स्टर्नम से जुड़े जाती हैं। तो वक्सीय पिंजरे का निर्माण किससे होता है, पसली से होता है, कशेरुकदंड से होता है और मोस्टली किससे होता है, स्टर्नम से होता है। ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। साथ में यदि 4 नंबर ऑप्शन में तनुपुट आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप तनुपुट को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 3 ये ऑप्शन दिए हुए हों और उसमें यदि पसली, कशेरुकदंड और स्टर्नम एक साथ मिलते हैं तो पहले उनको हम क्या करेंगे, महत्व दे देंगे। बिल्कुल समझ में आया? जी सर समझ में आया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ फिर से धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। अस्थियाँ किस में कमज़ोर हो जाती हैं बच्चों? अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एक डिजीज होता है, और वो डिजीज कौन सा होता है या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसके में हम ये कह दें कि अस्थियाँ कमज़ोर हो गई। देखो, एक तो होता है गाउट। गाउट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, यूरिक एसिड जो होता है वो संधियों में जमा हो जाता है, जॉइंटेड में जमा हो जाता है, जिसको गाउट के नाम से जानते हैं। एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, एक होता है ऑर्थोइटिस। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि अस्थियाँ किस में कमज़ोर हो जाती हैं। बिल्कुल अपना दिमाग का यूज कीजिए और करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है। गाउट, ओस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोइटिस। जी हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, याद रखना, ये जब ओस्टियोपोरोसिस हो जाए तो हड्डियाँ जो होती है वो भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, तनिक सी चोट लगने पर ही टूट जाती हैं, जिसको ओस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रोणी मेखला की इलियम सेक्रम के साथ संधि किस लिए बनाती है? हाँ देखो, श्रोणी मेखला है, उसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, इलियम, इस्चियम, सेक्रम ये पाई जाती है। क्या कह रहा है कि इलियम जो होती है वो सेक्रम के साथ संधि तो बनाती है, लेकिन किसके लिए बनाती है? वो मुड़ने के लिए बनाती है, कूदने के लिए बनाती है, सहारा देने के लिए बनाती है, दौड़ने के लिए बनाती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को फिर से मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। श्रोणी मेखला की इलियम सेक्रम के साथ संधि बनाती है, मुड़ने के लिए, कूदने के लिए, सहारा देने के लिए, दौड़ने के लिए। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। जी सर बिल्कुल दिख रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए किसके लिए ये जो बीच में संधि बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ, याद रहे, सहारा देने के लिए। किसके लिए? सहारा देने के लिए ये संधि पाई जाती है। तो ये था अपना, इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये जो अपना पार्ट जो सेकंड था वो मिला आपको गमन एवं संचलन से, मूवमेंट एंड लोकोमोशन से। स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो सेकंड है उसमें हम सिर्फ कंकाल को पढ़ पाए हैं। इसके 1-2 पार्ट इस चैप्टर से और शामिल करेंगे, जिसमें हम शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतियाँ, शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेशियाँ, संधियाँ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यदि क्लास वास्तव में ही आपको लाभदायक लगी, मज़ेदार लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। अब तक मैंने किसी से भी ये कहा नहीं क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लेकिन अब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वास्तव में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत शानदार डाटा आपके सामने रखा जा रहा है तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। इसी प्रकार की मज़ेदार क्लास के साथ में बने रहने के लिए एक बार फिर से मैं इस चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ में। धन्यवाद।